चलिए आज हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र पढ़ने से पहले आपको याद होगा कि हमने पाचन तंत्र पढ़ा था और जो भी भोजन हमने किया हुआ था वो भोजन हमारे आमाशय छोटी आंत होते हुए पचता हुआ ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6 के फॉर्म में जमा हो गया था, जहां से ये ग्लूकोज जो है सेल्स में जा चुका था। सेल्स मतलब कोशिका में चला गया था। इसके बाद हम ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों के सहारे से लेते हैं और फेफड़े से ये ऑक्सीजन जो है वो उस कोशिका में चला जाता है इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, और ये जो ऑक्सीजन जाता है वो ब्लड के माध्यम से जाता है। तो ये जो ब्लड के माध्यम से जो ऑक्सीजन जाता है उसी को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन का ही परिवहन जो है ब्लड के माध्यम से होता है, और भी बहुत सारी चीजों का परिवहन जो है ब्लड के माध्यम से होता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन होता है, हार्मोन और एंजाइम का जो परिवहन है वो ब्लड के माध्यम से होता है। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे परिसंचरण तंत्र। देखिए, परिसंचरण तंत्र पढ़ने से पहले कुछ चीज और जान लेते हैं। देखिए, परिसंचरण तंत्र जो होता है वो मेनली 3 टाइप से होता है। एक जो होता है वो आपका होता है क्लोज, एक होता है आपका ओपन, और थर्ड होता है आपका मिक्स। अब ये क्लोज, ओपन और मिक्स होता है क्या? देखिए, क्लोज परिसंचरण तंत्र या बंद परिसंचरण तंत्र एक पाइप के माध्यम से होगा, यानी कि एक नली के माध्यम से ब्लड जो है उस माध्यम से, नली के माध्यम से आवागमन करेगा, यानी कि परिवहन करेगा। तो इसे क्लोज परिवहन कहते हैं, क्लोज परिसंचरण तंत्र कहते हैं या क्लोज परिवहन मार्ग बोलते हैं। इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें जितने भी स्तनधारी हैं, मानव, ये सब जितने भी ये स्तनधारी है उसका क्लोज है। और आप जानते हैं कि मानव में एक नस होता है या उसको हम पाइप बोले, उसके थ्रू जो है ब्लड ट्रेवल करता है। इसी तरह ओपन में क्या होता है? ओपन में जो है कंकाल जो होता है, स्केलेटन, उसके माध्यम से कंकाल में ही ब्लड है फ्लो करता है। ठीक है, जिसमें आपके कॉकरोच जो है इसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन परिसंचरण तंत्र है। इसी तरह एक मिक्स होता है। मिक्स में क्या होता है? पाइप भी है। इसमें ध्यान रखिए, इसमें पाइप है तो पाइप बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दूर पाइप के साथ होगा मिक्स में और कुछ दूर पाइप के बिना होगा, यानी कि कंकाल के सहारे होगा। तो ये किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका मछली, फिश में। तो इस 3 तरह का परिसंचरण तंत्र होता है। हम जो मोटे तौर पे आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्लोज स्तनधारी में परिसंचरण तंत्र कैसे होता है उसके बारे में, और मेन हम फोकस रखेंगे मानव का परिसंचरण तंत्र। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुकोशिकीय जंतुओं में शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ, जो भी पोषक पदार्थ है, गैस है या जो पदार्थ उत्सर्जी होता है हमारे शरीर से, इन सभी का परिवहन के लिए एक तंत्र कार्य करता है, एक सिस्टम कार्य करता है, जिसे ही हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यह जो कार्य है परिसंचरण तंत्र जो है, यह जो है वो ब्लड के सहारे होता है, रुधिर के सहारे से होता है, अतः इसे रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। और इस तंत्र की जो खोज है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। ध्यान रखिएगा कि रुधिर परिसंचरण के माध्यम से सिर्फ ऑक्सीजन का ही परिवहन नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों का परिवहन है, जैसे पोषक पदार्थ तथा अवशिष्ट पदार्थों का संग्रहण, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, हार्मोन को लक्षित ऊतक तक पहुंचाना जो हार्मोन्स है, और विभिन्न मध्यवर्ती उपापचयी पदार्थों का परिवहन। तो इसके सहारे से ये सब काम भी ब्लड के सहारे से होता है, यानी कि उस पाइप के द्वारा जहां से ब्लड ट्रेवल करता है उसके सहारे से होता है। तो देख लेते हैं कि परिसंचरण तंत्र में हमें जो मेन पढ़ना है वो आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है, हृदय के बारे में। सेकंड पढ़ना है रक्त नलिका। तो रक्त नलिका 2 हिस्सों में बनती है, 2 तरह की होती है, एक धमनी होता है और एक सीरा होता है, इसके बारे में पढ़ना है। और थर्ड लास्ट में, लेकिन आज हम इस टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, रक्त और लसिका, ब्लड या रुधिर और लसिका के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज जो मेन टॉपिक है हमारा ये रहेगा हृदय और रक्त नलिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देख लीजिए, ये पूरे मानव शरीर में इस तरह से रक्त नलिका फैली है। आपको 2 कलर का रक्त नलिका दिख रहा होगा, एक आपको दिख रहा होगा रेड कलर, ये जो रेड कलर की रक्त नलिका है वो है धमनी, और एक दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर, तो ब्लू कलर वाले को बोला जाता है शीरा। अब रेड कलर ये रक्त नलिका क्यों है? तो आपने पढ़ा होगा पिछले श्वसन तंत्र में, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन को कैरी करता है आरबीसी में। देखिए, ब्लड में 3 चीज होते हैं, ब्लड में 3 चीज होते हैं,
ये होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी में आपका होता है हीमोग्लोबिन। तो जब हम ऑक्सीजन के द्वारा नाक के द्वारा जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आता है, तो ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो इसके साथ संयोग कर जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऐसे हीमोग्लोबिन, सिंपल हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है वो बैगनी कलर का होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो वो लाल चमकदार हो जाता है। तो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो धमनी में चलेगा और बिना ऑक्सीजन वाला जो रक्त है ये आपको ये बैगनी ये सीरा में चलेगा। तो चलते हैं देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारा हार्ट है जो हम आगे देख लेंगे। देखिए रक्त नलिका दो होता है, एक धमनी होता है और एक शिरा है। धमनी और शिरा आपने देख लिया होगा, ये रेड वाला धमनी तंत्र हो गया और ये नीला वाला शिरा तंत्र हो गया। धमनी तंत्र वे रुधिर वाहिनियां जो हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। तो ध्यान रखिएगा, धमनी के बारे में सिंपल सा है, ये हार्ट टू बॉडी जाता है, हार्ट टू बॉडी, यानी कि हृदय से शरीर के सभी अंगों में जाता है। ये जो है धमनियां जो है मोटी होती है, लचीली होती है और यहाँ पे जो है रक्तदाब उच्च होता है। रक्तदाब क्यों उच्च होता है? क्योंकि हार्ट से पूरे बॉडी में जो है ना ब्लड फ्लो करना है, तो एक यहाँ पे जो है ना प्रेशर जो है ना थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि यहाँ से धक्का देना है, यहाँ से जो हार्ट है हमारा वहां से धक्का है, बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड पहुंचाना है, तो यहाँ पे प्रेशर है ना थोड़ा सा हाई रहता है। यहाँ पे पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शरीर की शेष सभी धमनियों में शुद्ध रक्त पहुंचता है। पल्मोनरी धमनी को हम फुसफुस धमनी भी कहते हैं, फुसफुस धमनी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, धमनी जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है, जिसको हम शुद्ध रक्त बोलते हैं। ठीक है, देखिए शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त कुछ नहीं है। शुद्ध रक्त का मतलब हो गया जो ऑक्सीजन को कैरी करता है वो शुद्ध रक्त हो गया। अशुद्ध रक्त कौन हो गया? जो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। तो धमनी जो है ऑक्सीजन को कैरी करेगा, इसलिए वो लाल है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, फुसफुस धमनी या पल्मोनरी धमनी जो है वो शुद्ध रक्त, पल्मोनरी धमनी जो है अशुद्ध रक्त को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले को। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है महाधमनी, अयोटा इसको कहते हैं। धमनियां शाखान्वित होकर धमनिकाएं बनाती है। देखिए मेन धमनी होगी, फिर इसमें से धमनिकाएं निकलेगी, फिर और भी इससे छोटी छोटी धमनी निकलेगी। तो सबसे बड़ी धमनी होगी महाधमनी, ये बीच वाली सेंटर वाली जो दिख रही होगी मोटी मोटी धमनी। फिर इससे शाखा निकलती है, ये धमनी बन जाती है। फिर ये धमनिकाएं, फिर ये केशिकाएं, फिर केशिकाएं से ये फिर शिराकाय में चली जाती है, शिराकाय से शिराएं में, फिर शिराएं से कहां चली जाएगी? महाशिरा में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर यहां से अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको इस तरह से बना लीजिए कि महाधमनी, महाधमनी से ब्लड जो है धमनी में गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड, धमनी से बटा धमनिकाय में, और धमनिकाय से जो बटा ब्लड जो है ऑक्सीजन वाला ये चला गया आपका केशिका में या केशिकाएं में। केशिकाएं बहुत ही छोटी छोटी नस होती है, जैसे आंख में आप देखते होगा छोटी छोटी जो नस है, छोटी छोटी लाइन, वो केशिकाएं। यहाँ पे महाधमनी से ऑक्सीजन वाला ब्लड धमनी में गया, धमनी से ऑक्सीजन वाला ब्लड धमनिकाय में गया, केशिकाएं में ऑक्सीजन वाला ब्लड गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड निकला। कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड जो है वो आपका निकले आएगा सिरेकाय में, सिराकाय में। सिराकाय से कहाँ आएगा? सिराय में, और सिराय से कहाँ जाएगा? ये आपका आ जाएगा महाशिरा में। अब महाशिरा से कहाँ चला जाएगा? तो यहाँ पे आपका हृदय होगा इसमें, तो महाशिरा से हृदय में, और फिर ये इधर से, और हृदय से फिर फुसफुस में चला जाएगा। तो ये इसका ये होता है। अब ध्यान रखिएगा, रुधिर केशिकाएं सबसे छोटी होती है, सूक्ष्मदर्शी होती है, रक्तवाहिनियां होती है जो धमनी को शिराकाओं से जोड़ती है, यानी कि धमनी जो है शिरा से केशिकाएं द्वारा जुड़ती है। अब आते हैं शिरा तंत्र। धमनी में आपने क्या क्या देखा? सबसे पहला इंपॉर्टेंट हार्ट से बॉडी में जाता है, पहला इंपॉर्टेंट धमनी में। तो भैया हार्ट से बॉडी में जाता है, तो शिरा तंत्र क्या होगा? बॉडी से हार्ट में जाएगा। दूसरा पार्ट, इसमें धमनी में आपका ऑक्सीजन यानी कि शुद्ध रक्त बहेगा, और इसमें अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त बहेगा। ये थोड़ी मोटी होगी और ये थोड़ी पतली होगी। ये शरीर के अंदरूनी पार्ट में पाई जाएगी और ये थोड़ा बाहरी पार्ट में पाई जाएगी, यानी कि जो भी आप धमनी देखते हो वो शरीर के अंदर में होता है और जो शिरा है वो बाहर होता है। यहाँ पे प्रेशर
हाई होगा और यहाँ पे प्रेशर इसके तुलना में लो होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड आना है और यहाँ पे भेजना है, तो भेजने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए धमनी जाएगा तो इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी और इसमें क्या होगा, लो एनर्जी रहेगा। तो ये सब पॉइंट्स थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलते यहाँ भी देख लेते हैं। रुधिर केशिकाओं से रक्त शिराएं एकत्र करती है और शिरा में रक्त को छोड़ देती है, यानी कि महाधमनी, धमनी, फिर धमनिकाएं, फिर केशिकाएं, फिर केशिकाएं से शिराकाएं, शिराएं और फिर महाशिरा। शिराएं विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके हृदय तक ले जाती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो था हार्ट से बॉडी गया था और यहाँ जो है बॉडी टू हार्ट है, अंतर है दोनों में, ध्यान रखिएगा। शिराओं की भित्ति धमनियों की अपेक्षा पतली होती है और ये यहाँ पे जो धमनी है चौड़ा ज्यादा था और यहाँ पे ये क्या है, चौड़ा कम है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए यहाँ पे आपको वॉल्व नहीं पाए जाएंगे धमनी में, लेकिन शिराएं में वॉल्व पाया जाता है क्योंकि प्रेशर कम है, रिटर्न ना आ जाए। एक तरफ से प्रेशर पड़ा हुआ है तो रिटर्न नहीं आएगा क्योंकि एक स्पीड है, प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर नहीं है तो यहाँ पे वॉल्व पाए जाएंगे कि ये रिटर्न ना हो जाए, समझे। इसीलिए अगर धमनी में अगर आपने धमनी काट दिया तो शरीर से पूरा ब्लड फ्लो, ब्लड जो है वो निकल जाएगा, लेकिन अगर आप शिरा काटते हैं अपने शरीर का तो क्या होता है, वो वही पार्ट का ब्लड आपका निकलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि नस काट के देखना है, नहीं नहीं, धमनी कटा गया आदमी। शिराओं में रक्त कम दाब से बहता है और रक्त को पीछे की दिशा में वापस से लौटने से बचाने के लिए इसमें वाल्व पाए जाते हैं। शिराएं त्वचा के समीप पाई जाती है जबकि धमनियां गहराई में होती है। पल्मोनरी शिरा या इसको बोला जाता है फुसफुस शिरा, ऐसी शिरा है जो शुद्ध रक्त बहता है, बात यानी कि इसमें ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है। अब ये देखिए, शिरा में मैंने क्या बोला, शिरा में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त बहेगा और धमनी में हमेशा ऑक्सीजन वाला, लेकिन एक्सेप्शन फुसफुस या पल्मोनरी धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला बह जाएगा और पल्मोनरी शिरा या फुसफुस शिरा में ऑक्सीजन वाला रक्त बहेगा। तो ये एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत रुधिर वाहिनियों का अध्ययन कहा जाता है, किया जाता है, उसे एंजियोलॉजी कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, मुख्य तत्व में हमने रक्त नालिका पढ़ ली जिसमें हमने धमनी और शिरा के बारे में देखा। अब थोड़ा सा हृदय के बारे में देख लेते हैं। हार्ट, मानव हृदय लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 250 से 300 ग्राम भार का अंग होता है जो बाई और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। वक्षगुहा में पसलियों के नीचे तथा फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए, हार्ट ऐसा चीज है जो अगर बात करें तो हर मिनट यानी कि हर सेकंड एक बार से ज्यादा धड़कता है और आपको पता होगा कि 72 बार हमारा दिल धड़कता है। यानी कि अगर जिंदगी भर देखे तो आपके एज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 3.5 अरब से भी ज्यादा धड़कता है बिना रुके हुए। अगर ये रुक गया, ये रेस्ट किया तो आप रेस्ट इन पीस हो जाइएगा। तो हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ट में का इतना पंपिंग पावर होता है कि वो 6 मीटर ब्लड को फेंक सकता है, इतना प्रेशर जनरेट करता है आपका ये जो हार्ट है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं और इन झिल्लियों के बीच में एक द्रव्य भरा रहता है जिसको पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। देखिए, जो हृदय है ना, ये दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। दोहरी झिल्ली के बीच में एक द्रव होता है जिसको पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं, जो हृदय को किसी आघात से या इसकी रक्षा करने के लिए ये होता है। हृदय की दीवार 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। देखिए, ये जो दीवार है हृदय जो बना हुआ है, ये 3 तरह की दीवारों से बनी हुई है। ये है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये ध्यान रखिएगा, ये 3 स्तर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय की दीवार कितने स्तर की होती है, तो 3 स्तर की होती है। एपिकार्डियम स्तर में हृदय पेशियां पाई जाती है जो कि रचना में ऐच्छिक पेशियां होती है। देखिए, ऐच्छिक पेशी क्या होती है और अनैच्छिक पेशी होती है। ऐच्छिक पेशी ये होती है जो अपनी इच्छा के अनुसार आप इसको काम करवा सकते हैं। जैसे मुझे हाथ का ऐच्छिक पेशी है कि हाथ उठाना है, उठिए, ये ऐच्छिक पेशी है, लेकिन मैं हृदय को ये नहीं कह सकता हूँ कि ओ धड़कना बंद करो, ये अनैच्छिक है, वो हमेशा धड़केगा। तो जो इच्छा के अनुरूप काम करे वो ऐच्छिक हो गया, जो इच्छा के अनुरूप खुद वो काम करे वो अनैच्छिक हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, हृदय अनैच्छिक है लेकिन एपिकार्डियम जो है वो रचना में ऐच्छिक पेशियों के समान है, जबकि कार्यविधि में अनैच्छिक है, इसलिए वो हमेशा धड़कता है। ये नहीं बोलते ओ हृदय रुक जा, धड़कना नहीं है। अगर धड़कना बंद हुआ तो हम गए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हृदय पेशियां तेजी से संकुचित होती है और कभी भी थकती नहीं है। हम जब सोते भी रहते तब भी वो रेस्ट नहीं करती है।
मानव हृदय में 4 कोष्ठक या कक्ष होते हैं जिसको हम ऊपरी और नीचे में बांट सकते हैं। जैसे ऊपरी का जो 2 होता है उसको हम 2 आलिंद या सेप्टम बोलते हैं, या नीचे वाले को नीले वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर मान लेते हैं कि अगर इस तरह से हम हृदय बनाए, ठीक है, इसको ऐसे बना दिए, इसको ऐसे बना दिए, ऐसा, तो ये हो गया आपका आलिंद, और नीचे वाले को हम बोल देंगे नीले। तो ये दाया नीले, बाया नीले, दाया आलिंद, बाया आलिंद। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, 2 आलिंद हो गया, 2 नीले हो गया। दोनों आलिंद एक दूसरे से अंतरा आलिंद भित्ति द्वारा अलग होते हैं। ये जो 2 आलिंद है इसके बीच में एक भित्ति होती है, ये अंतरा आलिंद भित्ति होती है, और दोनों नीले अंतरा नीले भित्ति के द्वारा अलग होते हैं। दूसरी ओर आलिंद और जो नीले है, ये जो आलिंद है और ये नीले है, ये भी एक मांसपेशी द्वारा अलग होती है जिसको आलिंद नीले खाच द्वारा ये अलग रहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। भ्रूण की अवस्था में अंतरा आलिंद भित्ति पर एक छिद्र पाया जाता है। जब भ्रूण होता है तो अंतरा आलिंद भित्ति पे एक छिद्र पाया जाता है जिसे फोरामेन ओवल कहते हैं। बाद में ये छिद्र वयस्कों में जब लोग बड़े होते हैं तो ये बंद हो जाता है। अगर ये बंद नहीं हो तो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त हमेशा मिक्स होगा। जैसे कुछ बच्चों में ये छिद्र बंद नहीं होता है और इससे इन शिशुओं का जीवन काल है ना अधिक नहीं होता है और बाद में ये मर जाते हैं। और जिन शिशुओं का ये छिद्र फोरामेन ओवल बंद नहीं होता है, फोसा ओवेलिस, उन्हें ब्लू बेबी भी कहते हैं। तो ये तथ्य भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा तथ्य एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा मानव की हृदय की क्रियाविधि कैसे है वो जान लेते हैं। देखिए, मानव हृदय की जो क्रियाविधि है, अगर हम इसे हृदय माने तो आपने क्या क्या पढ़ा उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। धमनी के बारे में हमने क्या पढ़ा, धमनी जो है हार्ट से बॉडी में जाती है, एक चीज ये हम जानते हैं। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि धमनी में ऑक्सीजन बहता है, ये भी जानते हैं। और भी छोटी छोटी बातें जानते हैं। नहीं, क्रियाविधि काम निकालना है तो यही देखेंगे। सीधा से हमने देखा बॉडी से हार्ट में जाती है, और दूसरी ओर हमने देखा इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करता है। ठीक है, अब चलते हैं। मान लेते ये हार्ट है, इसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। ऊपर वाला आलिंद हो गया, नीचे वाला जो है आपका नीले हो गया। ठीक है, अब ये आगे इसमें और भी 2 हिस्सों में बांट दीजिए। चलिए, बहुत गंदा है लेकिन क्या कीजिएगा, समझने के लिए बना रहे हैं। तो ऊपर वाला आलिंद हो गया दाया आलिंद, बाया आलिंद। ठीक है, दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया नीले, बाया नीले। अब देखिए, ये नस यहां से आएगा। अब देखिए, ये जो नस है आया यानी कि बॉडी से हार्ट में आया। तो बॉडी से जो हार्ट में आएगा कौन है, सीरा है। तो ये सीरा है। ठीक है, ये यहां से ऑक्सीजन आता है। अब देखिए, ऑक्सीजन सीरा लेके आया। ऑक्सीजन को लाने का काम किसका है, ऑक्सीजन को लाने का काम है धमनी का, लेकिन सीरा लाया, एक्सेप्शन है। इस सीरा को हम बोलेंगे फुसफुस सीरा या पल्मोनरी सीरा। तो इसको हम बोल देते हैं फुसफुस सीरा या पल्मोनरी सीरा। ऑक्सीजन इसमें गया, ऑक्सीजन इसमें आने के बाद ऑक्सीजन इसमें जाएगा, ऑक्सीजन ही ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड इसमें आने के बाद ऑक्सीजन जो है आलिंद में आने के बाद ये नीले में जाएगा, और नीले से यहां से पूरा बॉडी में जाएगा। अब देखिए, ये पूरा बॉडी में जा रहा है, पूरा बॉडी में जा रहा है, हार्ट टू बॉडी जा रहा है। ध्यान रखिए, हार्ट टू बॉडी जा रहा है। तो हार्ट टू बॉडी कौन है, धमनी है। तो ये धमनी हो गया। ये ऑक्सीजन कैरी करता है, हाँ बिल्कुल कैरी करता है, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। चलिए बेटा, चलिए भाई, अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। ये बॉडी में गया, बॉडी में घूमा, और यहां से ये जो है ब्लड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा, ये इधर मूव करेगा, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फुसफुस में चला जाएगा, CO2। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो है बॉडी टू हार्ट आ रहा है, ये वाला बॉडी टू हार्ट सीरा है, बॉडी टू हार्ट सीरा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए, ये ठीक है। ये धमनी ऑक्सीजन ले जा रहा है, ये भी ठीक है। अब आइए, यहां से ध्यान से देखिए, यहां पे हार्ट टू बॉडी जा रहा है। हार्ट टू बॉडी कौन जाता है, हार्ट टू बॉडी जाता है आपका धमनी। तो ये कौन सा होगा, धमनी। लेकिन धमनी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ले जा रहा है, एक्सेप्शन हमेशा। और इस धमनी को हम बोलेंगे पल्मोनरी धमनी या फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी या पल्मोनरी धमनी। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखें। इसको और भी अगर बेहतर ढंग से बताया जाए तो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे मान लीजिए ये है आपका फेफड़ा, ठीक है,
हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, इसको मैं मान लेता हूं हृदय के ये 4 कोष्ठ है, ठीक है। और ये हो गया मान लेते हैं आपका बॉडी, ठीक है। अब देखिए फेफड़ा से आपने सांस लिया, फेफड़ा में गया, फेफड़ा में ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन क्या करेगा, ब्लड वेसल्स, वायु कोशिका से ब्लड वेसल्स क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेगा और सीधे ये ऑक्सीजन हार्ट में आ जाएगा, यानी कि यहां से आएगा और यहां पे एंटर ये कर गया एंटर ऑक्सीजन ये एंटर किया। ये कौन सा है, देखिए बॉडी टू हार्ट गया, बॉडी टू हार्ट गया सीधा, ये सीधा ने ऑक्सीजन लिया, तो इस सीधा को क्या बोलेंगे, फुसफुस सीधा। अब चलिए ऑक्सीजन इसमें आया, फिर ऑक्सीजन इस वाले में आएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन यहां से जाएगा और ये बॉडी में जाएगा, बॉडी में। इसीलिए आप देखिएगा ये वाला जो है इसका काम सबसे ज्यादा होती है, ये भित्ति जो है ना ये सबसे ज्यादा मोटी होगी, ये वाली सबसे ज्यादा मोटी होगी, ये तो ये ज्यादा मोटी होगी ये वाला, ठीक है। अब ये बॉडी में गया, बॉडी में अब देखिए हार्ट टू बॉडी गया, हार्ट टू बॉडी, तो ये धमनी हो गया, धमनी नहीं होता महाधमनी होता है, क्योंकि हार्ट टू बॉडी से ना मेन महाधमनी होती है। ऑक्सीजन वाला गया ऑक्सीजन, अब ये बॉडी में गया, वही पूरा खेल यहां से यहां तक जाने में पूरा वही खेल होगा, महाधमनी, फिर धमनिकाएं, फिर केशिकाएं, फिर सीराकाएं, फिर सीरा, फिर महासीरा, इस तरह से पूरा मूवमेंट होगा। और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है ये आपका सीधे जो है इसमें आएगा, यानी कि आलिंद में आ गया, सॉरी हाँ आलिंद में आ गया। ये देखिए ये आलिंद से नीले गया, फिर ये आलिंद में आ गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आलिंद से। अब देखिए ये अच्छा एक बात बताइए, ये बॉडी से हट गया तो ये को क्या है, सीरा ही है, नॉर्मल सीरा। ये धमनी कौन थी, नॉर्मल धमनी थी। अब आई कार्बन डाइऑक्साइड अब इस आलिंद से नीले में गया, ठीक है, नीले में गया, नीले से ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है नीले से ये है सीधे फेफड़ा में जाएगा, बात समझे। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है नीले से कहां चला गया, फेफड़ा में चला गया। और ध्यान दीजिए हार्ट है, ये हार्ट से बॉडी जा रहा है, हार्ट से बॉडी जा रहा है, हार्ट से बॉडी कौन जाता है, धमनी जाता है। तो ये लेकिन धमनी ऑक्सीजन पकड़ता है, देखिए धमनी ऑक्सीजन पकड़ता है, लेकिन ये धमनी ने कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा है, तो इसको बोलेंगे फुसफुस धमनी या पल्मोनरी धमनी। फेफड़ा में गया, फेफड़ा से ये सीधे नाक के द्वारा बाहर और यहाँ पे ऑक्सीजन नाक के द्वारा अंदर। तो इस तरह से कार्यविधि होती है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से चकोर बॉक्स, ये इस तरह का ये बॉक्स नहीं रहता है। हृदय का जो है कुछ इस तरह से शेप रहता है, देख लीजिए, ये है आपका दायां, ये है आपका बायां, ये है आपका दायां नीले, ये है आपका बायां नीले। अब थोड़ा हृदय का धड़कन देख लेते हैं। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य में हृदय जो है 1 मिनट में 70 से 75 यानी कि औसतन 72 बार हर सेकंड एक बार से ज्यादा धड़कता है। एक प्रकुचन और एक अनुशीतलन, प्रकुचन में दबाव, अनुशीतलन में खुला। तो ये जो होता है हृदय का धड़कना करता है। हृदय धड़कता नहीं है, ये लबडब करता है। ये क्या करता है, लबडब करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लबडब होता है। बड़े आकार के जंतुओं में धीमी होती है और छोटे आकार के जंतुओं में ये जो धड़कन है वो तेज होती है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। हृदय धड़कन का नियमन क्या है, इसको नियमित कौन करता है? तो देखिएगा, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियमित होती है। देखिए तंत्रिका तंत्र हम आगे जब हम पढ़ेंगे तो तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, इसके 3 हिस्से हैं। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपका मस्तिष्क आ जाता है और आपका मेरुरज्जु आ जाता है, मेरुरज्जु। परिधीय में मस्तिष्क से निकली हुई नस और मेरुरज्जु से निकली हुई नस, और स्वायत्त में इसी नस में से कुछ, इसी नस में से कुछ। तो ये जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का काम है, ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी 2 तरह से होती है, अनुकंपी और परानुकंपी। तो ये जो है अनुकंपी और परानुकंपी जो है हृदय धड़कन को मैनेज करता है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा ये मैनेज होता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय धड़कन को तेज करता है, अभी मैंने बताया अनुकंपी ये तेज करेगा, परानुकंपी ये इसको स्थिर कर देगा, धीरे कर देगा। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र इसको मंद कर देता है, धीरे कर देता है।
हृदय धड़कन का नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क में उपस्थित मेड्यूल ओब्लागेंटा करता है। हम मस्तिष्क पढ़ेंगे, मध्य मस्तिष्क, अनु मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, बहुत सारा चीज है उसको पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे पश्चिम मस्तिष्क में एक पार्ट होता है मेड्यूल ओब्लागेंटा, ये इसको हृदय के धड़कन को कंट्रोल करता है। रक्त में उच्च सोडियम और पोटेशियम आयन सांद्रता हृदय धड़कन को धीमा करता है, जबकि उच्च कैल्शियम आयन, बुखार, आपका एक्सरसाइज, किसी चीज से डरते हैं या कोई डिप्रेशन होता है, ये सब क्या करता है, रक्तदाब या धड़कन जो है तेज कर देता है। नवजात शिशुओं में हृदय जो धड़कता है वो 120 प्रति मिनट है, यानी कि तेजी से धड़कता है। वयस्क महिलाओं में भी धड़कन जो है, हृदय धड़कन वो तेज होता है। हृदय धड़कन पर नियंत्रण के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। तो ये भी कुछ है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कुछ इस तरह से किया जाता है। हृदय धड़कन के दौरान हृदय पेशियों के विभवांतर के कारण उत्पन्न हुए विद्युत परिवर्तन का रिकॉर्ड, यह विद्युत परिवर्तन का रिकॉर्ड, इसी को ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। अब थोड़ा स्टेथोस्कोप, वो उपकरण जो चिकित्सकों द्वारा हृदय की आवाज सुनने के लिए उपयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप कहते हैं। और ये रहा आपका स्टेथोस्कोप, वहां से लब करके हम लोग सुनते हैं, डॉक्टर सुनते हैं। अब लास्ट है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, इसको हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। निलयों के संकुचन, निलयों के संकुचन, ध्यान रखिएगा, निलय जब संकुचता है और ये पूरा फोर्स के साथ उसको जो ब्लड को भेजता है, उसके फलस्वरूप जो रक्तदाब, रक्त में जो दाब उत्पन्न होता है और जिसके कारण जो वाहिका है, धमनी और शिरा, उसमें जो बल आरोपित होता है, उसी को हम रक्तदाब कहते हैं। अधिकांश रक्तदाब, ब्लड प्रेशर जो है बाएं हाथ से नापा जाता है, बाएं भाग की धमनी द्वारा मापा जाता है। और जो उपकरण रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। और ये रहा आपका स्फिग्नोमेनोमीटर, इससे आपका ब्लड प्रेशर मापा जाता है। एक समान स्वास्थ्य व्यक्ति में रुधिर दाब 120/80 होता है, 120/80 होता है। इसके अंतर को, अच्छा ध्यान रखिएगा, प्रकुचन दाब है 120, अनुशीतलन दाब है 80, यानी कि ऐसे करके हुआ, दबाया, निकला। अब जैसे मान लीजिए बैलून है, बैलून में आपने पानी भर दिया, उसको दबाया तो देखते हैं प्रेशर हुआ, पानी ऐसे निकलेगा। आराम से ऐसे कीजिएगा तो प्रेशर खुद ब खुद रिलीज हो जाएगा। तो जब ऐसे दबाया जाता है, प्रकुचन किया जाता है, तो 120 पहुंच जाता है, और जब छोड़ा जाता है तो ये प्रेशर कितना आ जाता है, 80 आ जाता है। और इन दोनों के अंतर को ही नाड़ी दाब कहते हैं। नाड़ी को समानता कलाई के धमनी, जो कलाई में होता है, उस धमनी से मेजरमेंट किया जाता है। नाड़ी की गति हृदय स्पंदन गति के ही समान होती है। तेज हृदय नाड़ी गति को टैकीकार्डिया कहते हैं और धीमी नाड़ी गति को ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। उच्च रुधिर दाब 150/90 को उच्च रुधिर दाब हाइपरटेंशन कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, इसको भी ध्यान रखिएगा, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। तथा सामान्य से निम्न, देखिए सामान्य कितना है, 120/80, अगर इससे कम है 90/50 है तो इसको लो ब्लड प्रेशर कहा जाएगा, लो बीपी कहा जाएगा, या इसको हाइपोटेंशन भी कहा जाता है, हाइपोटेंशन। और 120/80 से 150/90 हो गया तो ये हाइपरटेंशन या हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर भी इसको कहा जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा लेक्चर आपको चाहिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।